सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि पेपर में क्वेश्चन 150 थे, सभी को अपन अगर एक साथ करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग वीडियो में सीरियल वाइज क्वेश्चन डालूंगा। आज हम आरपीएससी द्वारा अपलोडेड पेपर के शुरू के 10 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, टू आइडेंटिकल balls each of mass 3 kg collide elastically in a one-dimensional collision. The first ball moved with a velocity of 5 meter per second towards the second ball, which is initially at rest. What are the final velocities v1 and v2 of first ball and second ball, respectively, after the collision? अब देखो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसा कि हम जानते हैं। अपने पास दो गेंदें हैं, जैसे हम इसको मान लेता हूँ आपका बेसिकली बॉल नंबर 1, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है आपका और ये 2 है। चूंकि दोनों का मास सेम दे रखा है mm। पहला बॉल वी रफ्तार से दौड़ रहा है और दूसरा बॉल क्या बोल रहा है कि रेस्ट पे। अब अपन जानते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। मतलब जो पहला बॉल होगा वो रेस्ट पे आ जाएगा और जो दूसरा बॉल होगा वो वी रफ्तार से दौड़ेगा। ये बेसिकली किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। पहले ये आपका रेस्ट पे था, जैसा ही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अब इनका वेलोसिटी एक्सचेंज होगा तो पहला रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरा वी से दौड़ेगा। तो ये तो सिंपल बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अगेन ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है जब दोनों गेंदों का जो आपकी दो टकराने वाली बॉडीज है उनका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दोनों में से कोई एक बेसिकली समान होगा तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। पहले कितने से दौड़ रही है, 5 से दौड़ रही है और तो पहले वाली रेस्ट पे आ जाएगी। मतलब v1 तो 0 हो जाएगा आपका और v2 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, है करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल है, जैसा कि अपन जानते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक अपने को ग्राफ दे रखा है। The figure shows the potential energy of a particle of mass 1 kg as it moves along the x-axis. Suppose the mechanical energy of the particle is 20 joule. Which of the following is correct? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं देखो कैसे होगा ये। स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो देखो इसमें क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले अपने को दे रखा है देखो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी वो अपन जानते हैं देखो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये अपन जानते हैं बेसिकली। ये अपने को दे रखा है 12 जूल, फिक्स है। कर्व दे रखा है अपने को पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज अक्स, मतलब किस अक्स पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अपने को पता है। तो फिर अपन इससे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो 12 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एज अक्स। अब अगर अपने को पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को अपन देख लेते हैं। पहला बोल रहा है टर्निंग पॉइंट्स फॉर द मोशन अकर एट एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए जो टर्निंग पॉइंट होता है आपका, उसका मतलब क्या होता है। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है पार्टिकल टर्न करना। टर्न कब करेगा, जब रफ्तार 0 होगी। मान लो पार्टिकल एक डायरेक्शन में चल रहा है और उसको टर्न होना तो पहले उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, 0। रफ्तार 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो टर्निंग पॉइंट पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब यहां से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाए। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहां से काइनेटिक एनर्जी आपकी अगर 0 है तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, आपकी 12 जूल। अब देखो 12 जूल जहां पोटेंशियल एनर्जी है वो अक्स आपका सही होगा। तो इसमें देखो अक्स बराबर 8 मीटर, तो ग्राफ में अपन देख सकते हैं अक्स बराबर 8 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है आपकी, 12 जूल। इसका मतलब अक्स बराबर 8 तो क्या आपका टर्निंग पॉइंट। अब बात आती है अक्स बराबर 1। तो अक्स बराबर 1 पे भी आप देख सकते हो ग्राफ क्या आ रहा है, देखो आपका 12 बेसिकली ये तो अक्स बराबर 1 पे तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट दिखा रहा है, क्योंकि ग्राफ कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है इसको। और मैक्सिमम मान कहीं पे भी नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं अपन, अक्स बराबर 1 पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी
वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये बेसिकली 12 से ऊपर आ रहा है, 12 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। देखो अगर ये 12 से ज्यादा होगी यहाँ पे, तो यहाँ से देखें तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि x बराबर 1 भी आपका क्या होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ऑप्शन एक तो करेक्ट है। आपने इस क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट, तो पहला तो हो गया करेक्ट, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा राउंड बोल रहा है x बराबर 2 मीटर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड। x बराबर 2 पे पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए x बराबर 2 पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी है, x u x इज इक्वल टू 2 मीटर पे कितनी है। ग्राफ में अगर अपन देखें x बराबर 2 पे, तो देखो कितनी आ रही है, बेसिकली अपन देख सकते हैं यहाँ से 4 जूल, तो ये आ गई आपकी 4 जूल। अब अगर ये पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल आ गई, तो अपन काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। काइनेटिक एनर्जी देखो कितना आएगा यहाँ से, 12 मतलब 12 माइनस से 4, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी यहाँ से 8 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो अपन रखेंगे हाफ एम इंटू, तो एम की वैल्यू दे रखी है, तो अपन रख देते हैं यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, बेसिकली 1 kg, तो हाफ एम 1 इंटू वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 8। और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो वी बराबर कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑप्शन जो आपका 2 है वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। तीसरा पूछ रहा है द मैक्सिमम स्पीड अकर एट x बराबर 6 मीटर। अब अपन जानते हैं देखो मैक्सिमम स्पीड कब प्राप्त होगी, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहां से अपन देख सकते हैं एक चीज, यहां से अपन एक चीज देख सकते हैं बेसिकली कि देखो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड, v मैक्सिमम कब होगा, v मैक्सिमम तब जो होगा जब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इसका मतलब उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब चेक कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे आ रही है। तो देखो अपने को सबसे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ मिल रही है, देखो मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो। भाई मिनिमम से मिनिमम नेगेटिव में भी जा सकती है, पर चूंकि ग्राफ अपना नेगेटिव में है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो हो सकती है। तो जीरो तो एक ही पॉइंट पे आ रही है, एक्स बराबर 6 पे। इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अपनी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम दे रखी है वो कितनी दे रखी है, जीरो। कितने पे, एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे। इसका मतलब x बराबर 6 मीटर पे अपनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 6 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसका मतलब स्पीड आपका क्या होगा, मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा, इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। होपफुली आपको समझ आया है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। चाहो तो आप लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो, गलत कैसे। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड 6 √2 मीटर पर टू 6 √2 होगी। मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिल रही है, एक्स बराबर 6 पे। तो एक्स बराबर 6 पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, इसका मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी के बराबर आएगी। टोटल एनर्जी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12 जूल। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम, एम दे रखा है 1 इंटू वी स्क्वायर, अपने को निकालना है बराबर 12। इसको अगर अपन फर्दर सोल्व करेंगे, दो इधर आएगा 24, वी स्क्वायर बराबर आएगा 24, और यहां से अगर अपन वी निकालें तो आएगा √24 मीटर पर सेकेंड, है ना, आएगा √24 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दे रखा है 6 √2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे इन सब ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट अपने से पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है भाई उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई हैं। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक कण त्रिज्या r के वर्तीय पथ पर गतिशील है, इसके लिए अभिकेंद्रीय त्वरण समय का फलन के रूप में अपने को दे रखा है। ये दे रखा है अपने को, जहां के एक धनात्मक नियतांक है। यदि किसी क्षण परिणामी त्वरण द्वारा स्पर्श रेखा की दिशा में बनाया गया कण अल्फा हो, तब अल्फा अपने से पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपका पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बेसिकली तो रीड्रॉ कर देता हूँ, सर्कुलर पाथ में जैसे मान लो मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया।
और ये मान लेते हैं त्रिज्या r। यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि कैसे मूव कर रहा है, v रफ्तार से मूव कर रहा है। m मास का कोई पार्टिकल ऐसे v रफ्तार से मूव कर रहा है। त्रिज्या अगर r है तो अपन जानते हैं जो अभिकेंद्रित त्वरण होता है वो हमेशा केंद्र की तरफ होता है, ac तो आपका इधर आएगा। और टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ आता है, टेंजेंट के लो, इधर आपका 80 होगा, इधर AC होगा। अच्छा अगर हम देखें अपन दोनों का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में आएगा ऐसे। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों का जो परिणामी त्वरण होगा वो पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा मतलब यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, भाई अपने से पूछा है अल्फा। तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है अपने के पास। समस्या कैसे नहीं, अपन इजीली लिख सकते हैं कि यहाँ से टेन अल्फा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, टेन अल्फा बराबर मैं क्या लिख दूंगा, AC अपॉन 80, कोई समस्या नहीं है। अब सर कोई दिक्कत नहीं है, 80 तो देर का AC कैसे निकालें, तो AC देखो अपन निकाल सकते हैं। अगर अपने को 80 आपको 80 मिल जाए उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं है, अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे सर, तो ध्यान से देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो अपन सोल्व करेंगे इसको, चूंकि अपने को दे रखा है 80 सॉरी AC, तो AC देखो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप। AC इक्वल टू होता है अपन जानते हैं mv²/r। ठीक है, AC की वैल्यू रखो यहाँ पे, AC कितना दे रखा है, k² RT² बराबर हो जाएगा mv²/r। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ से मैं इसको सॉरी AC त्वरण एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, m नहीं आएगा ना, वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, m को उठा दे रहा हूँ, m नहीं आएगा है ना। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे भी आपका m नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे। तो देखो अब क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा v²/r, तो यहाँ से ये आ गया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से v² देखो कितना आएगा, k² r² t²। तो यहाँ से अगर मैं v निकालूं तो कितना आएगा, KRT। ठीक है भाई, ये आपकी आ गई स्पीड, मतलब पार्टिकल एट ए टाइम t पे उसकी रफ्तार होगी ये v अपन ने निकाल लिया। अब अगर अपने पास v आ गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जानते हैं अपन, 80 बराबर क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन जानते हैं 80 बराबर आपका होता है tv अपॉन dt। मतलब जो आपका वेलोसिटी है उसमें समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से 80 देखो कितना आ जाएगा, इसका t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो बनेगा kr। बस अब अपना काम हो गया। जैसे मेरे पास 80 आया, 80 को उठा के मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास अल्फा देखो कितना आएगा, अल्फा बराबर 10 इनवर्स, यहाँ से AC की वैल्यू मैं पहले से जानता हूँ कितने, k² RT² अपॉन मैंने 80 निकाल लिया है kr। तो देखो r से r कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 10 इनवर्स KT², 10 इनवर्स KT²। देखो आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। देखो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना यहाँ से करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये चीज समझ आई। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम से संबंधित कोई क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं अभी अपन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्फेरिकल सेल ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस r इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग with the angular speed omega on horizontal plane. The magnitude of angular momentum of the spherical sail about the origin O is alpha by 3 into r square omega, the value of alpha। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। पहली बात तो अपने को समझ आना चाहिए, चूंकि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और अगर इसे v से दौड़ रहा है, तो चूंकि ये बोल रहा है कि प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग है इसका मतलब v बराबर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर सिर्फ सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता, सॉरी आप एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता, तो अपन सिंपली लिख देते L बराबर आई ओमेगा। पर यहाँ पे सेल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं पूछा है, सिर्फ सेल का पूछता, सेल का पूछ रहा है किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो ऐसे केस में अपने को क्या करना होता है, जब टोटल एंगुलर मोमेंटम अपन निकाल रहे होते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ बेसिकली सेंटर ऑफ मास नहीं, एंगुलर मोमेंटम इसको अपन ऐसे बोलेंगे बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, थोड़ा और करेक्शन कर देता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस इसमें और क्या ऐड कर देंगे अपन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ।
0.0 ओ की रेस्पेक्ट में अपने को निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ से देखो एल देखो कितना आ जाएगा अपना टोटल जो निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो तो होता है अपन जानते हैं आई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आई अपन जानते हैं, अभी लिख देंगे, प्लस बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अब देखो अपन जानते हैं चूंकि देखो ये ऐसे वी से दौड़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आर, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कितना है अपने पास आर, तो ये टोटल हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये कैसे निकालें, आई कैसे निकालें, तो आई देखो अपन सिंपल जानते हैं कैसे निकालेंगे। आई अपन जानते हैं, आई जो आपका होता है स्पेरिकल सेल का, वो कितना होता है, स्पेरिकल सेल का होता है आपका 2/3 mr²। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो एल देखो कितना आएगा अपने पास, एल आएगा 2/3 mr² इंटू ओमेगा। ठीक है सर, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। प्लस एम वी आर, वी की जगह मैं क्या रख दूंगा, ओमेगा आर, वी की जगह रख दूंगा मैं ओमेगा आर, तो बन जाएगा ये भी एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा कॉमन आएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बनेगा 1 + 2/3। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5/3, क्या बन जाएगा 5/3 इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब देखो एम की वैल्यू दे रही है 2 kg, तो एम की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये बन जाएगा 10/3 आर स्क्वायर ओमेगा। देखो क्वेश्चन से अपन कंपेयर करेंगे तो क्या बोल रहा है, α/3 आर स्क्वायर ओमेगा, मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 10। अब अल्फा की वैल्यू 10 देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी ध्यान रखना है, जब भी कोई सिस्टम ऐसे मूव कर रहा हो और सिस्टम का किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछे, तो पहले तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो, फिर सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट निकाल दो, दोनों को सम कर दो, इजीली अपना आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आया। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन तो देखो, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता ही होना चाहिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट जानते हैं अपन, रिंग का कितना होता है हाफ mr², ये तो सीधा रिजल्ट था, टिक करने वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द लेफ्ट ब्लॉक ऑफ मास m इन फिगर मूविंग with a velocity v collides inelastically with right block having same mass m and stick to it. Find the amplitude of the resulting simple harmonic motion, है ना, के स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। अब देखो ये सिंपल सा, सबसे पहले देखो ये ब्लॉक इसकी तरफ मूव कर रहा है वी वाला, और ये आपका रेस्ट पे, तो सबसे पहले तो क्या होगा, इससे कोलाइड करेगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कोलाइड कौन सी है, इनइलास्टिक कोलिजन। अब चूंकि अपन जानते हैं जो भी आपका कोलिजन होता है उसमें जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है एल एम, ये क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। लीनियर मोमेंटम आपका क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, किसमें, कोई भी कोलिजन हो। तो सबसे अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, तो अपन लिखेंगे पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, है ना। पहले चूंकि कोलाइड करेगा, पहले अपन कोलिजन की बात करें। इनिशियल मोमेंटम कितना है, पहला ब्लॉक का मास m है, रफ्तार v है, प्लस दूसरा ब्लॉक रेस्ट पे, तो 0 बराबर बाद में आफ्टर कोलिजन, चूंकि अप्रत्यास्थ टक्कर इनइलास्टिक कोलिजन बोल रहा है यहाँ पे, इनइलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन दोनों की रफ्तार सेम, मतलब चिपक जाएंगे। तो आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक गए, मतलब मास तो हो गया 2m, और रफ्तार मान लेते हैं कोई vds, तो यहाँ से लॉजिकली देखें तो vds देखो कितना आएगा, vds आएगा आपका v/2। इसका मतलब अब क्या होगा, आपका सिस्टम का मास, बेसिकली सिस्टम जो भी है आपका वो किस रफ्तार से दौड़ेगा, v/2 रफ्तार से दौड़ेगा। अब v/2 रफ्तार से, अब सिस्टम एक हो गया, ये दोनों मास एक जगह आ गए, मतलब ये m न रह के कितना हो गया, इसे आके चिपक गया, मतलब ये मास टोटल हो गया अब 2m। अब 2m मास हो गया इसके पास, यहाँ पे रफ्तार कितनी है, v/2। ठीक है भाई। अब बोल रहे हैं कि इसमें अपने से पूछा एम्पलीट्यूड। अब चूंकि अपन जानते हैं ये वाली पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे ये वाली जो आपके डायग्राम में जो पोजीशन दिखाई है इसकी मीन पोजीशन, साम्य अवस्था ना आपकी हो जाएगी, आपकी मीन पोजीशन एमपी मीन पोजीशन है। अब अपन जानते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब ये इधर ये ब्लॉक अपनी राइट तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ, तो तब तक ये मूव करता रहेगा जब तक कि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस ना हो जाए। जब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी तो वही आपका क्या हो जाएगा, इस मोशन का एम्पलीट्यूड।
तो अपन यहां से क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, अब अपन यहां पे लगाएंगे बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या कर सकते हैं अपन, एनर्जी कंजर्वेशन देखो यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन देखो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। इनिशियली देखो एनर्जी कितनी है, देखो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अपन जानते हैं मीन पोजीशन पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। ये तो होता है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम, मास कितना है 2m, क्योंकि दोनों मास जुड़ गए हैं अब 2m इंटू वी डेस वी स्क्वायर, वी डे स्क्वायर यहाँ पे रफ्तार वी डेस वी बाई टू, तो वी बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा वी स्क्वायर बाई 4। ओके, प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, मैं लिख देता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, जीरो, क्योंकि मीन पोजीशन में जीरो थी, बराबर। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, तो मैक्सिमम जब कंप्रेस हो जाएगी तब रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, आपकी एम्पलीट्यूड के बराबर। और एम्पलीट्यूड अपने से पूछा है, बस आप सिंपल इसको सोल्व कर लोगे तो दो से दो कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद क्या होगा आपका, बेसिकली इस टू से टू कैंसिल आउट होगा तो दो बार जाएगा। आपने से पूछा क्या है, बेसिकली ए, तो यहां से देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बराबर अपने पास बनेगा, के डिवाइड में चलेगा तो वी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन टू के, टू के है ना, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, इस टू से कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, हाँ। अब इसका अपने को स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ए देखो कितना आएगा, ए आएगा आपका बेसिकली एम अपॉन टू के का रूट इंटू वी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, वो अपना क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम अपॉन टू के इंटू वी। एम अपॉन टू के इंटू वी मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई। ऐसा ही असिस्टेंट वाली जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय, अपने को इक्वेशन दे रखी है y बराबर 5 mm साइन 1 सेंटीमीटर इनवर्स एक्स माइनस 60 सेकेंड इंटू टी। देखो इसको अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं अपन वेव का क्या होती है, y बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे इसमें ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, सेकंड ना कि सेकंड इनवर्स आएगा, है ना, थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे आएगा आपका सेकंड इनवर्स, है ना, क्योंकि अगर सेकंड ही होगा तो टी की यूनिट भी सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये क्योंकि अपन जानते हैं साइन के थीटा में जो भी होता है वो यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होगा तो ये तभी हो सकता है जब ये टी का सेकंड तो ये सेकंड इनवर्स होगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, अपने से पूछा टाइम पीरियड। अब देखो ओमेगा टी का मल्टीपल होता है वो अपना होता है ओमेगा, टी का जो मल्टीपल होता है वो होता है ओमेगा। ओमेगा कितना देर का है यहाँ पे, टी का मल्टीपल 60 बराबर ये होता है ओमेगा, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से मेरे से पूछा क्या टाइम पीरियड, टी बराबर तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 60। तो 2 से 60 कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 30 बार, तो पाई/30। टाइम पीरियड आएगा पाई/30 सेकेंड, पाई/30 सेकेंड मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ये तो, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8।
हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वन पीरियड इज। ये पूछा आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। अपन जानते हैं देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल होता है, पार्टिकल की जैसे मान लो कि ये अपन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, ऐसे ये पार्टिकल मान लेते हैं मीन पोजीशन है, ये आपकी मीन पोजीशन, और ये आपकी दोनों एक्सट्रीमम पोजीशन हो गई, ये भी एक्सट्रीमम पोजीशन, ये भी आपकी एक्सट्रीमम पोजीशन। और मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीमम पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए ना, इधर अपन माइनस में लिख देते हैं, प्लस में लिख देते हैं, वो अलग बात है, पर ये होता है। अब बोल रहा है कि कोई टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब पार्टिकल वन साइकिल पूरा कर लेगा। वन साइकिल लेट से अपन मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, अगर यहाँ से पार्टिकल शुरू हुआ और यहाँ से चला, वन साइकिल कंप्लीट करने का मतलब यहाँ से चला और वापस यहीं पहुंचना है, तो पार्टिकल ऐसे चलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद वापस मेन पोजीशन पे आएगा। लॉजिकल देखो कि टोटल कितना चला, लॉजिकल देखो टोटल कितना चला, यहाँ पे भी ये चला, फिर अगेन यहाँ पे चला 2a, फिर यहाँ चलेगा 3a प्लस यहाँ चलेगा 4a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो चलेगा 4a के बराबर। टोटल डिस्टेंस कितने बराबर आएगा, 4a के बराबर आ जाएगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस अपना आ गया 4a। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगर यही क्वेश्चन अपने से ये पूछा जाता है कि यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर अपने से पूछता टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आंसर आता आपका फिर 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, बेसिकली अपन बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि अपनी इनिशियल पोजीशन भी मीन पोजीशन थी और फाइनल भी मीन पोजीशन, जहां से चले वहीं पहुंच गए, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 0। तो अच्छा क्वेश्चन था। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ये भी। देखते हैं देखो क्या कह रहा है, ए पुलिस कार विद ए सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, सायरन की फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है, मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर मतलब क्या हो गया, आपके ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है भाई। स्पीड ऑफ और सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछ रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो व्हाट द फ्रीक्वेंसी डज द ऑब्जर्व हियर, कितनी ऑब्जर्व होगी। तो इसके लिए देखो अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं, आप हमेशा याद रखो, एफ बराबर एफ, ये आपकी कौन सी होगी, बेसिकली जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी। इसमें फिर अपन जानते हैं देखो, अपन ऐसे लिखते हैं v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v प्लस माइनस वी एस। अब इस फॉर्मूले को देखो याद रखने का सिंपल भी तरीका है, यहाँ पे जो v लिखा वो तो किसकी फ्रीक्वेंसी है, सॉरी वेलोसिटी है सोर्स की, सोर्स की नहीं सॉरी साउंड की, ये किसकी है, स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये आपकी स्पीड ऑफ साउंड, ये आपकी स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ पे vo क्या है, ऑब्जर्वर की स्पीड, और vs है आपकी सोर्स की स्पीड। अब इस केस में क्या याद रखना, ऊपर वाला टर्म तो 0 होगा। एक बात अपने को समझ आ रही है कि जो आपका सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है या आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है, दोनों ही केस में अपन जानते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो अपने को ये तो पता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ सकती है, जब ऊपर देखो प्लस माइनस का खेल रहता है कि प्लस साइन लेंगे माइनस, फॉर्मूला तो यही होता है स्टैंडर्ड। अब f0 ऊपर तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि ऊपर ऑब्जर्वर की रफ्तार तो 0, अब नीचे चेक करना कि प्लस लें कि माइनस, तो लॉजिकली देखो ये f बढ़ कब सकता है, जब नीचे अपन क्या लें माइनस, तो अपन लिखेंगे v माइनस वी एस, बस इतना ही यूज करना, इस फॉर्मूले को यूज करो, सोल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या करना अपने को, f इज इक्वल टू एफ की वैल्यू f0 कितना दे रखा है 700 इंटू, ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा अपना 343 अपॉन 343 माइनस का 25, बस सिंपल आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा 755 हर्ट्ज, कितना आएगा 755 आपका हर्ट्ज, इसको सोल्व करोगे आप इजीली आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर। होपफुली ये भी आपको समझ आया है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये शानदार क्वेश्चन था, दिमाग के तार खोलने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे,
बोल रहा है दो तरंगे प्रत्येक की आवृत्ति 100 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है, एक डोरी पर समान दिशा में संचरित हो रही है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले तो देखो अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपका दे रखा है वेवलेंथ। तो अपन जानते हैं देखो अपने पास एफ कितना दे रखा है, अपने को एफ दे रखा है अपने को 100 हर्ट्ज और आपका जो वेवलेंथ है लेमडा वो दे रखा है बेसिकली 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। v देखो कितना आएगा, v बराबर होता है एफ लेमडा। तो v ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा एफ 100 और ये देखेंगे इसको मीटर में रखेंगे तो कितना होगा 2/100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू देखो कितनी आएगी यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड। ये बात तो समझ आ गई। मतलब जो वेव आपकी दौड़ेगी वो किस रफ्तार से दौड़ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बोल रहा है पहला जो स्टेटमेंट है, यदि द्वितीय तरंग समान स्थान पर प्रथम तरंग से 0.015 सेकंड बाद उत्पन्न हुई तब दोनों के मध्य कालांतर 3 पाई है। ये अपने को चेक करना है। अब क्या बोल रहा है कि यदि द्वितीय तरंग समान स्थान पर प्रथम तरंग से बाद उत्पन्न हुई, मतलब अगर 1 सेकेंड समझे आप, दोनों का बीच में टाइम इंटरवल कितना है डेल्टा टी, जो टाइम लग रहा है दोनों को उत्पन्न होने में वो कितना है 0.015 सेकेंड। ये टाइम बता रहा हूं। अगर एक मान लो टी बराबर 0 सेकंड पे उत्पन्न हुई तो दूसरी कितने टाइम पे हुई, फिर 0.015 सेकंड। इसका मतलब इतने टाइम में पहली कितना चल जाएगी, मतलब दोनों की रफ्तार, चूंकि देखो क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों की आवर्ती और दोनों की जो तरंग दैर्ध्य वो समान दे रही है, मतलब दोनों की रफ्तार भी सेम होगी। अब दोनों सेम रफ्तार से दौड़ रही है पर दोनों के जो उत्पन्न होने का टाइम है वो अलग अलग है, समान स्थान पे है ना। द्वितीय तरंग समान स्थान पर प्रथम तरंग से बाद उत्पन्न हुई तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कालांतर। इसका मतलब क्या होगा, यहां से मैं निकाल सकता हूं कि जो आपका एक ही पॉइंट से जब ये गुजरी, एक अगर टी बराबर 0 पे गुजरेगी तो दूसरी गुजरेगी इतने टाइम बाद। इसका मतलब वेव के केस में उसको अपन बोलते हैं पथांतर। दोनों के बीच में जो पथांतर या पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक वेव दूसरी वेव की तुलना में इतने सेकंड बाद जनरेट हुई एक ही बिंदु पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने टाइम में कोई भी वेव कितना ट्रेवल कर गई। अब वो कितना ट्रेवल करेगी उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे पाथ डिफरेंस, कि दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस को जनरली अपन डेल्टा से लिखते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला वही आएगा अपना, समय बराबर आपके जो बेसिकली होती है ना, है तो क्या होता है इस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं से निकालना अपने को, डिस्टेंस अपॉन टाइम वहीं से आ जाएगा। अब अपने को चाहिए डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना देखो अपने पास, स्पीड अपने पास 2 इंटू टाइम कितना लग रहा है 0.015। तो यहाँ से अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.030 बेसिकली मीटर। ये अपने पास आ गया पथांतर आ गया। अब अपन जानते हैं अगर अपने को पथांतर पता हो तो कालांतर कितना होता है, कालांतर डेल्टा फाई या उसको फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। ये आपका फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस 2 पाई अपॉन लेमडा। डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पे 0.030। इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा फाई देखो कितना आएगा 2 पाई लेमडा कितना दे रखा है अपने को, दे रखा है 2 सेंटीमीटर। लेमडा कितना करेगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका मतलब इसका 2 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 0.030। इसको सोल्व करो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। मतलब यहाँ से आएगा 3 पाई, मतलब फेज डिफरेंस कितना है 3 पाई। और यही बोल रहा है, इसका मतलब फेज डिफरेंस बोल रहा है 3 पाई, मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब खतर नंबर 1 में तो कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं अपन खतर नंबर 2 को। खतर नंबर 2 क्या कर रहा है, ये बोल रहा है यदि दोनों तरंगे एक ही क्षण उत्पन्न हुई है, मतलब एक ही क्षण उत्पन्न हुई है दोनों, लेकिन प्रथम तरंग द्वितीय तरंग से 4 सेंटीमीटर पीछे उत्पन्न हुई है, तो इसमें तो पथांतर डायरेक्ट दे दिया आपने को भाई, एक ही समय उत्पन्न हुई है पर ये 4 सेंटीमीटर पीछे है, मतलब पथ का अंतर, मतलब पथांतर कितना हो गया, पाथ डिफरेंस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो इसमें अपने को देखो क्या दे रखा है, इसमें डायरेक्ट दे दिया डेल्टा एक्स बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो डेल्टा फाई निकालना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर 4 इंटू 10 टू पावर -2। लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 पाई, लेमडा की वैल्यू इसको बदलने की जरूरत नहीं है, वैसे लेमडा है आपका 2 इंटू 10 टू पावर -2, ये है 4 इंटू 10 टू पावर -2। ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आएगा अपना 4 पाई। मतलब इस केस में पथांतर होगा 4 पाई। और बोल क्या रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है दोनों के मध्य पथांतर, सॉरी कालांतर आपका कितना हो जाएगा
या जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 4 पाई। इसका मतलब खतन ए भी सही है और खतन आपका बी भी सही है। तो देख लो कौन सा हो रहा है, खतन ए तथा खतन बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका जो कालांतर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, या बोल सकते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये थे अपनी आज की क्लास के 10 क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें अपन इसके आगे के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ऐसे करते करते अपन इस पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।